लोग क्या कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, स्पेशली मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे समर्थक बता देंगे उनको। लालू यादव और प्रभुनाथ सिंह एक मंच पर आज दिखाई दी हैं, तो केंग अब बात होता ही बात तो होता है। आप और हम जो मिल रहे हैं, आज हाथ मिला रहे हैं, तो रेंडी के तेल के तरह नहीं होना चाहिए। हमसे भी मोटे मजबूत लोग आए, चुनाव बढ़िया होगा। और आप निश्चित रहे, चुनाव लड़ना हर तरह जानते हैं। कई भाषा हम लोग को आती है, जो भाषा समझ में आती है वो बोलते हैं। मुख्य मुद्दा मुन्ना शुक्ला, मुख्य मुद्दा लालगंज, लालगंज का शान, लालगंज का आन, लालगंज का बान, लालगंज का लाल, मुन्ना शुक्ला। 1957 में पहली बार बिहार से शुरू होकर हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की चिंगारी कैसे आग बनकर पूरे देश में फैलने लगी, कैसे राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण का एक दौर शुरू हुआ, और बैलेट पेपर के दौर में क्यों नहीं थम रहा था बूथ कैप्चरिंग या चुनावी भ्रष्टाचार। पिछली कड़ी में हमने ये सब जानने समझने की कोशिश की थी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख, और चुनावी किस्से कहानियों के इस विशेष श्रृंखला के इस दूसरे भाग में हम जानेंगे भारत में पहली बार ईवीएम मशीन के लॉन्चिंग की वो दिलचस्प कहानी जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हुआ ये था कि देश में जब ईवीएम से पहली बार मतदान हुआ, सेम सीट पर सेम चुनाव में दो लोगों की जीत के साथ ही हुई थी दो लोगों की हार। मतलब कि चुनाव एक, सीट एक और हारने जीतने वाले चार। आखिर कैसे हुआ यह चमत्कार? वो साल था 1977। उस समय एसएल शक्धर भारत के तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त और के गणेशन निर्वाचन आयोग के सचिव नियुक्त हुए। ये दोनों ही अधिकारी बेहद गंभीरता से बैलेट पेपर से मतदान की प्रक्रिया का विकल्प तलाशने लगे थे, और इस नतीजे पर पहुंचे कि मतदान के लिए बैलेट पेपर की जगह अगर कंप्यूटर आधारित इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए तो बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान और चुनावी धांधली पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। एसएल शक्धर की पहल पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल ने एक माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड वोटिंग इक्विपमेंट बना डाला, और 29 जुलाई 1981 को बीईएल द्वारा बनाए गए उपकरण को कानून मंत्रालय और चुनाव आयोग की स्वीकृति भी मिल गई, जिसके बाद आयोग ने बीईएल द्वारा विकसित इस मशीन को सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने प्रदर्शित कर एक आम सहमति बनाने पर कामयाबी पाई। लेकिन 1982 का साल इस मामले में ऐतिहासिक साबित हुआ, क्योंकि 1982 से 1983 तक तकरीबन 10 उपचुनाव में इस ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया। चुनाव आयोग ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत लिया था। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से मतदान के संचालन के लिए कुछ सीमित अधिकारों का प्रावधान है, लेकिन परंपरागत बैलेट को छोड़कर ईवीएम से चुनाव कराना निर्वाचन आयोग के लिए इतना आसान भी नहीं था। अभी भी ऐसे बहुत सारे कानूनी पेच बाकी थे जिससे आयोग को एक बार फिर से जूझना पड़ा। दरअसल केरल के जिस उपचुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हुआ था, वहां के एक प्रत्याशी सिवान पिल्लई मतदान से पहले ही ईवीएम के खिलाफ केरल हाईकोर्ट पहुंच गए। केरल हाईकोर्ट ने सिवान पिल्लई की याचिका को खारिज करते हुए ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी। हालांकि जब चुनाव परिणाम आया तो सिवान पिल्लई अपने प्रतिद्वंदी एसी जोस को हराते हुए चुनाव जीत गए, लेकिन अब एसी जोस ईवीएम का मामला लेकर केरल हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। उनका आरोप था कि निर्वाचन आयोग ने बिना संसदीय स्वीकृति के ईवीएम का इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में एसी जोस के मामले में फैसला सुनाते हुए चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। कोर्ट का कहना था कि ईवीएम के इस्तेमाल के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लिहाजा बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराया जाए। जिसके बाद केरल की परूर विधानसभा में ईवीएम वाले 50 पोलिंग बूथों पर दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराए गए, और इस बार रिजल्ट पलट गया। हुआ ये कि सिवान पिल्लई को शिकस्त देते हुए एसी जोस चुनाव जीत गए। रही बात ईवीएम की, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की वजह से ईवीएम से चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के मंसूबों पर पानी फिर गया, और आगे तकरीबन 4 सालों तक यह मामला अधर में लटका रहा।
इसके बाद दिसंबर 1988 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार की पहल पर संसद से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 में एक नया सेक्शन 61A जोड़कर 15 मार्च 1989 को ईवीएम के इस्तेमाल का कानून अमल में लाया गया। लेकिन कानून बनने के बाद भी निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम के इस्तेमाल को चुनावी धरातल पर उतारना बहुत कठिन था। इसीलिए ईवीएम से चुनाव का मामला लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। फिर आई 12 दिसंबर 1990 की वो तारीख जब टीएन शेषन ने भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला। 1990 से 1996 तक अपने कार्यकाल में टीएन शेषन ने अपने सख्त और कारगर फैसलों से निर्वाचन आयोग की तस्वीर बदल दी, जिसके चलते शेषन पर वर्तमान सरकार के साथ ही देश के कई नेता बेहद खफा हुए। लेकिन धुन के पक्के शेषन ने किसी की परवाह नहीं करते हुए 150 ऐसे नियमों में फेरबदल और सुधार किया जो निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी थे। इन्हीं के कार्यकाल में मतदान केंद्रों पर केंद्रीय पुलिस बलों को तैनात किया जाने लगा। पोलिंग बूथों पर वीडियोग्राफी की शुरुआत हुई। मतदाता सूची को कंप्यूटराइज्ड करने के साथ ही फोटो पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया। शेषन ने देश को चुनाव आयोग की शक्तियों का एहसास कराते हुए चुनावी हिंसा और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके बिहार जैसे राज्य में 1995 में पहली बार शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव कराकर एक मिसाल कायम कर दी। उनके बारे में एक कहावत कही जाती थी कि राजनेता सिर्फ दो लोगों से डरते हैं, एक भगवान और दूसरे शेषन से। 1996 में टीएन शेषन का कार्यकाल पूरा हो गया। फिर आया साल 1998 का। इसी साल ईवीएम के इस्तेमाल पर कमोबेश सभी राजनीतिक दलों के साथ एक आम सहमति बनाने में निर्वाचन आयोग को सफलता मिली, जिसके बाद 1998 के ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के कुछ चुनिंदा विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव कराए गए। आगे 1999 के आम चुनावों में 46 लोकसभा सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। साल 2000 में हरियाणा विधानसभा के 45 विधानसभाओं में ईवीएम से चुनाव संपन्न हुआ। साल 2001 में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पूरी तरह से ईवीएम पर आधारित थे और यहीं से देश के सभी विधानसभा चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हो गया। विधानसभा चुनावों में ईवीएम की सफलता के बाद पहली बार साल 2004 के आम चुनावों में भारत के सभी 543 लोकसभा सीटों पर ईवीएम के जरिए मतदान का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद साल 2006 में चुनाव आयोग ने ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। उस समय कमोबेश सभी दलों ने इसका समर्थन किया था। तभी से ईवीएम से मतदान की यह प्रक्रिया सतत चलती आ रही है और ईवीएम के आगमन के साथ ही भारत के चुनाव प्रणाली में एक अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन आया। दरअसल चुनावी धोखाधड़ी के पिछले अनुभवों से सीखते हुए ही ईवीएम को खास तौर पर डिजाइन किया गया। ईवीएम के बटन को चाहे जितनी बार दबाया जाए, मतदान सिर्फ एक बार ही होगा, क्योंकि बैलेटिंग यूनिट पर बटन दबते ही पसंदीदा प्रत्याशी के लिए मत दर्ज होने के साथ साथ मशीन लॉक हो जाती है। इस तरह से ईवीएम मशीनें एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत सुनिश्चित करती हैं। साथ ही ईवीएम के जरिए किसी भी परिस्थिति में प्रति मिनट 4 से ज्यादा वोट नहीं दिए जा सकते। इसके अलावा भारत में विकसित ईवीएम मशीनें एक ऐसी स्टैंड अलोन यानी स्वतंत्र मशीनें हैं जो इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। इसीलिए किसी रिमोट डिवाइस के जरिए ईवीएम को हैक करना असंभव है। Therefore, our machine is not a computer. Therefore, our machine is not amenable to hacking, and therefore, this argument that is being raised around that it can be hacked is, I think, totally baseless. And there was some complaint which had come about the पोरबंदर से कुछ शिकायतें आई थी कि ईवीएम को ब्लूटूथ से जोड़ा गया है, जो पूरी तरह गलत साबित हुई। the Bluetooth, being attached to EVM, it was found totally false. ईवीएम मशीन की इन्हीं खूबियों ने पोलिंग बूथों पर फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग की समस्या को काफी हद तक खत्म कर दिया। खास बात यह कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के कारण अस्वीकृत वोटों की संख्या में भी काफी कमी आई, क्योंकि कागजी बैलेट पेपर पर कई बार स्पष्ट मुहर नहीं लगने से बड़ी तादाद में मतपत्र खारिज हो जाते थे।
ईवीएम ने अस्वीकृत वोटों की समस्या को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। भारतीय लोकतंत्र में ईवीएम की भूमिका कितनी कारगर साबित हुई, इस लिहाज से अगर CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की तरफ से 2017 में किए गए एक महत्वपूर्ण रिसर्च पर गौर करें तो यह रिसर्च कहता है कि ईवीएम से चुनाव शुरू होने के बाद मतदाताओं की संख्या में 3.5% और मतदान प्रतिशत में कुल 3.18% की कमी आई है। खास बात यह है कि मतदाताओं की संख्या में यह गिरावट चुनावी धोखाधड़ी वाले राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में दोगुना थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फर्जी मतदान पर ईवीएम की वजह से नकेल कस गई थी। चुनावी धांधली खत्म होने से एक तरफ जहां टोटल मतदान प्रतिशत में कमी आई, वहीं दूसरी तरफ महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिक और अशिक्षित मतदाता समूहों के मतदान में वृद्धि दर्ज की गई। फर्जी वोटिंग पर नकेल के अलावा ईवीएम के उपयोग को अगर पर्यावरण की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के प्रत्येक राष्ट्रीय चुनाव में लगभग 10,000 टन कागज की बचत होती है, जिसके चलते तकरीबन 20 लाख से ज्यादा पेड़ कटने से बच जाते हैं। If I know correctly, very close to 10,000 tons of paper was being used by the Election Commission for printing of ballot papers. So paper industry does not have that opportunity now. For each ton of paper produced, on an average, you use 200 tons of water. तकनीकी दृष्टि से एक तरफ ईवीएम जहां पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है, वहीं आर्थिक दृष्टि से भी ये बैलेट पेपर की तुलना में बहुत किफायती है, क्योंकि बैलेट पेपर की छपाई, भंडारण, परिवहन की लागत का खर्च ईवीएम की तुलना में कहीं ज्यादा है। और सबके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से चुनाव कराने का एक फायदा यह भी है कि इसमें वोटों की गिनती जल्दी और पारदर्शी तरीके से होती है, जिससे श्रम और धन का अतिरिक्त बचाव भी होता है। शायद यही वजह है कि भारत में विकसित ईवीएम मशीनों को भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, नामीबिया, कीनिया के अलावा कई अन्य देशों ने निर्यात किया है। और चुनावी किस्से कहानियों के विशेष श्रृंखला के अगले भाग में हम जानेंगे कि ईवीएम विरोधी बीजेपी क्यों बन गई ईवीएम समर्थक। भारत में कब से शुरू हुआ ईवीएम पर विवाद, हार और जीत के आधार पर ईवीएम को लेकर कैसे बदलती रही नेताओं की आवाज, और भारत के अलावा ईवीएम पर क्या है दुनिया के दूसरे देशों की राय।